हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, इस क्लास में हम डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। अब तक हम इसमें इस चैप्टर के अंदर 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन सभी 6 लेक्चर्स में हमने अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पढ़े और उन अलग अलग टॉपिक से एक कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट क्या होती है, पूरे नेशन की डेवलपमेंट क्या होती है, इस तरीके से डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हम छोटी छोटी बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक्स कर चुके हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए और कौन कौन से हमारे रिमेनिंग है। देखो, हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हमने ये पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। ठीक है, हमने पढ़ा कि लोगों की लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, उनके गोल्स अलग हैं, जिसकी वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा इनकम एंड अदर गोल्स, कि एक इंडिविजुअल की के जो गोल्स होते हैं वो ना सिर्फ पैसा कमाने से रिलेटेड होते हैं, ना सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, बल्कि कुछ उनके ऐसे गोल्स भी होते हैं जो भले ही मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यानी कि हमने इस टॉपिक में सीखा था कि इनकम के साथ साथ हमारे अदर गोल्स फुलफिल होना भी जरूरी है एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक बात थी, यानी कि एक टॉपिक था डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जो हमने यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट हमने पढ़ा नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, एक पूरे नेशन की डेवलपमेंट क्या होती है। हमने पढ़ा कि हर पर्सन के अलग अलग गोल्स हैं, तो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग है, तो नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी हर पर्सन के लिए अलग अलग है। हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा था। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट का मीनिंग, कि एक कंट्री कैसे डेवलप करेगी, किस तरीके से एक कंट्री डेवलप कर सकती है। अगर हम ये अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो सबका अलग अलग व्यू होगा, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलपमेंट को लेके वो डिफरेंट है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हर पर्सन का नोशन डिफरेंट है। ठीक है, अब क्योंकि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनके जो मीनिंग है डेवलपमेंट का वो अलग अलग है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी लिए थे, बहुत सारे, काफी सारे एग्जांपल्स से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि एक पर्सन का जो भी गोल होगा उस गोल से रिलेटेड ही अगर वो गोल अचीव हो जाएगा तो वो ये मानेगा कि उस कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर वो चाहता है कि कंट्री के अंदर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हों, तो वो क्या कहेगा कि अगर कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी आ जाएंगी तो यानी कि कंट्री डेवलप हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उससे पूछेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, तो वो क्या कहेगा कि अगर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, मींस बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएं जिससे हर पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट हो, तो उस सिचुएशन में कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। यानी कि हर पर्सन के अलग अलग गोल्स हैं, इसलिए हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है। हमने ये एनालाइज किया। देन हम अब टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। हमने ये भी लास्ट क्लास में टॉपिक डिटेल में समझा था बच्चों, इसमें से हमने ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे एंड देन अपने आगे के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, हमने देखा था बच्चों डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है। तो कंपेयर करने के लिए कोई सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं लिया जाता, एक क्राइटेरिया के बेसिस पे, एक एस्पेक्ट के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेट को कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को उठा के हम ये नहीं कह सकते कि ये एस्पेक्ट इस कंट्री में फुलफिल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें हर एस्पेक्ट से देखना होता है। हो सकता है एक एस्पेक्ट से कंपेयर करने पे जो कंट्री डेवलप्ड फाइंड आउट हुई है, हो सकता है कि दूसरे एस्पेक्ट के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें उन दोनों को, तो जो पहले वाले एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड थी वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड ना हो।
ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत सारे क्राइटेरिया हमें लेके चलने होते हैं डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। तो हम इस टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे दैट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये 3 रिमेनिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जल्दी से बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करो। मैंने आपको बताया था हम अपना सारा सिलेबस एनसीईआरटी बुक से ही कवर करेंगे। आप अपनी बुक का वो टॉपिक ओपन कर लो, वो पेज ओपन कर लो जिस पर ये टॉपिक गिवन है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जल्दी से ओपन करो बच्चों। कर लिया सबने ओपन? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने का क्या हम सिनेरियो लेके चलते हैं, क्या मेथड लेके चलते हैं, जिसके बेसिस पे अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है और ये बोला जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। देखो बच्चों, बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं, जो हर पर्सन का मेन क्राइटेरिया होता है ना अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने का, वो होता है इनकम। बेसिकली हम इनकम को ही एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं। इनकम ही हमारा एक ऐसा बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करके ये कंक्लूड कर लेते हैं कि इनकम के बेसिस पे ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। हम इनकम का ही बेस लेके चलते हैं जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इनकम ऑफ द कंट्री होता क्या है। हम इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पे ही जनरली अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। अब इनकम है क्या, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगर आप कंट्री की इनकम की हम बात करें तो एक कंट्री की इनकम का क्या मतलब है कि उस कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के द्वारा, हर पर्सन के द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है उन सारे अमाउंट को एक्यूमुलेट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इनकम ऑफ द कंट्री मींस इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जो इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री है वो क्या है, पूरी कंट्री की टोटल इनकम है, ठीक है। However, for comparison between countries, total income is not a useful measure. Different countries को compare करने के लिए total income एक useful measure नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लास्ट क्लास में क्या बेसिक बताया कि हम किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम किस बेस पे, अब हम कोई ना कोई क्राइटेरिया लेके चलते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई क्राइटेरिया लेके चलते हैं और वो क्राइटेरिया किस पे बेस्ड होता है, हमारे गोल पे बेस्ड होता है। जो हमारा गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे और अलग अलग चीजों को कंपेयर करने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, हमने स्पोर्ट्स टीम के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं क्या देखूंगी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स में मतलब गेम्स में इंटेलिजेंट है, अगर मैं स्पोर्ट्स की टीम में मैं स्टूडेंट ऐड करना चाहती हूँ, उसके बेसिस पे मैंने 2 स्टूडेंट को कंपेयर किया, तो जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में इंटेलिजेंट है, क्या उस स्टूडेंट को मैं स्पोर्ट्स टीम में ऐड कर लूंगी? भले ही वो एकेडमिक्स में इंटेलिजेंट है लेकिन गेम्स में तो पुअर है, तो अब मेरे गोल के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट पुअर कहलाएगा ना, क्योंकि मेरा गोल क्या है, स्पोर्ट्स टीम में स्टूडेंट ऐड करना। मैं उस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने वो क्राइटेरिया लिया तो जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में इंटेलिजेंट है वो स्टूडेंट मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट पुअर है, और जो स्टूडेंट एकेडमिक में मानकर चलो कि वो कोई अनदर स्टूडेंट है जो कि एकेडमिक्स में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, गेम्स में वो इंटेलिजेंट है, तो मेरे गोल के अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, मेरे क्राइटेरिया के बेसिस पे जो अनदर स्टूडेंट है जो एकेडमिक में इंटेलिजेंट नहीं है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरा गोल क्या था, मेरा क्राइटेरिया क्या था, स्पोर्ट्स टीम में स्टूडेंट को सेलेक्ट करना।
अब इसी चीज को आप ब्रॉड लेवल पे जब आप देखते हो तो आप कंट्रीज और स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो आप जब कंपेयर करने लगते हो तो आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हो कि इस कंट्री की इनकम ज्यादा है, एक कंट्री है ए एक बी, ए की इनकम ज्यादा है बी की इनकम कम है, तो यानी कि ए डेवलप्ड है और बी अंडर डेवलप्ड है। हम जनरली यही लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड के वे से जज नहीं कर सकते, हमें अदर क्राइटेरियाज भी तो कंसीडर करने होते हैं। हो सकता है कि जो कंट्री डेवलप्ड है वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं हो, ठीक है, हो सकता है ना, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड ना की जा रही हो, और जो अंडर डेवलप्ड है वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज ही अच्छी हों, ठीक है। तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया लेके चलने होते हैं। एक क्राइटेरिया जो कि इनकम हम लेके चलते हैं जनरली, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कंट्रीज को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नहीं कह सकते। हाउएवर यही बात बता रहा है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। सिर्फ इनकम का जो हम मेजर लेके चल रहे हैं वो ही यूजफुल मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। अब हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है तो उस कंट्री, देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम के द्वारा मेजर कर रहे हैं। टोटल इनकम हम एक बेस लेके चल रहे हैं जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब टोटल इनकम का मतलब इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, हर रेजिडेंट के द्वारा जो भी इनकम कमाई जा रही है उसको जब हम एक्यूमुलेट कर लेंगे देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन अब एक कंट्री की टोटल इनकम कितनी है ये किस पे डिपेंड करेगा, कंट्री की पॉपुलेशन पे, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रेजिडेंट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इनकम कैलकुलेट होकर आएगी, उस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ इनकम जो है वो एक यूजफुल मेजर है ही नहीं अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने का, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा हो गई, देखो जिसकी मोर पॉपुलेशन होगी उस कंट्री की के रेजिडेंट ज्यादा हैं तो इनकम भी ज्यादा कैलकुलेट होकर आएगी, इनकम भी ज्यादा होगी। और जिस कंट्री में लेस पॉपुलेशन होगी, क्योंकि उसके अंदर रेजिडेंट्स कम है तो ऑब्वियसली इनकम भी कम होगी। तो हम क्या सिर्फ इस मेजर के बेसिस पे ये कह देंगे कि क्योंकि इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो ये कंट्री डेवलप्ड है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, ठीक है। हो सकता है कि जो अगर हम इनको अदर एस्पेक्ट्स के बेसिस पे देखें कि वो कंट्री सिर्फ इनकम के मामले में, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री डेवलप्ड है, हो सकता है अदर फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो क्योंकि कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग होती है तो इसीलिए इनकम के बेसिस पे हम सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करके डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज इनकम, ठीक है। सिर्फ टोटल इनकम कोई मेजर नहीं है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने का, क्योंकि टोटल इनकम का मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा इनकम, यानी कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। और जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी उसमें इनकम कम है, यानी कि वो तो लेस डेवलप्ड कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो हमें टोटल इनकम नहीं लेके चलना होता, हमें एवरेज इनकम लेके चलना होता है, ठीक है। एवरेज इनकम, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हमें टोटल इनकम, हमें एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी होती है और उसके बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है। तो टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हमें क्या करना होता है, एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि उस कंट्री के पर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है। हम ये चीज निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम मींस पर हेड कितनी इनकम अर्न की जा रही है उस कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी टोटल इनकम होती है कंट्री की उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पर पर्सन के द्वारा कितना कमाया जा रहा है, देन हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है।
समझ में आया? अब देखो, अब हम एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपको एवरेज इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये समझ में आ जाए, एंड देन आप इस बेसिस पे कंपेयर कर सको डिफरेंट कंट्रीज को। देखो, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री मींस इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के पर हेड के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है, मींस उस पॉपुलेशन के अंदर हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है। इसके लिए इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड पर पर्सन इन नेशन टू इवेल्युएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन। ताकि हमें क्या पता चल जाए, हम क्यों एवरेज इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि पर हेड की इनकम पता चल सके और हमें ये एनालाइज हम कर सकें कि उस कंट्री के अंदर कितनी डेवलपमेंट है, उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, टू इवेल्युएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, देखो अब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है? टोटल इनकम ऑफ द एरिया, और वी कैन से टोटल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। ठीक है, अब हमने एक कंट्री है, उसके अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमने अगर टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया, बी एक अनदर कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन कम है, यहां की भी टोटल इनकम कैलकुलेट करी, तो अगर हम सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे लेके चलें तो ए कंट्री जो होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगी, क्योंकि एक जो ए कंट्री है उसके अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो हर पर्सन के द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है उसको जब हम एक्यूमुलेट करेंगे तो टोटल इनकम ऑब्वियसली एक ही ज्यादा होगी। बी में पॉपुलेशन कम है तो यानी कि यहाँ की टोटल इनकम भी कम होगी। ठीक है, तो इसी वजह से टोटल इनकम हमारे लिए यूजफुल मेजर नहीं होता दोनों कंट्रीज को कंपेयर करने का। हम क्या करते हैं, हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है। अब ए के अंदर, ए कंट्री में पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन जब हमने पर कैपिटा इनकम और वी कैन से एवरेज इनकम हमने निकाली, तो जो पर कैपिटा इनकम निकली, यानी कि हर पर्सन के द्वारा, ए कंट्री के हर पर्सन के द्वारा जो भी इनकम अर्न की जा रही है ना, वो कम है, और बी जो कंट्री है उसके अंदर पर पर्सन की जो इनकम है वो ज्यादा है। तो अगर हम टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते तो हम आगे एग्जांपल भी लेंगे प्रॉपर, जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज को। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर हम टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते तो ए ज्यादा डेवलप्ड होती, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें कि हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है, तो हम कहेंगे कि बी ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है ना, तो सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं बल्कि आपको एवरेज इनकम निकालनी होती है। एवरेज इनकम यानी कि जितनी भी टोटल इनकम कैलकुलेट होकर आई उस कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं सभी ने जितनी जितनी इनकम अर्न करी उसको कंबाइन कर लिया, वो हो गई टोटल इनकम। उसको जब हम नंबर ऑफ पर्सन और वी कैन से पॉपुलेशन का जो टोटल होता है, मींस टोटल पॉपुलेशन कितने लोग हैं उस कंट्री के अंदर, उनसे डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें पर पर्सन की इनकम पता चलती है। दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। और उस पर पर्सन की इनकम से ही हम एनालाइज करते हैं कि उस कंट्री के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कंट्री डेवलप्ड होगी या अंडर डेवलप्ड होगी। ठीक है, समझ में आया? तो पर कैपिटा इनकम का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जिससे पर हेड की इनकम फाइंड आउट हो जाएगी। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनती है ना बच्चों, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज की जो रिपोर्ट होती है वो बनाई जाती है, उसमें उस रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है और कौन कौन सी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। वो क्या, ये चीजें हमें, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से। और वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाई जाती है? टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं, किस बेसिस पे? एवरेज इनकम ऑफ ईच कंट्री के बेसिस पे। ठीक है,
हर कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है, इस बेस पे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। और उस वर्ल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है और कौन कौन सी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट इज कि वो एवरेज इनकम होता है। ठीक है, एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम होता है। और दूसरी बात कि हम क्या क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम, मतलब एक साल में उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, मींस हर पर्सन की पर ईयर की जो इनकम है वो 12,056 है और उससे भी ज्यादा है इन 2017, उन्हें तो हम बोलेंगे रिच कंट्रीज। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में उन कंट्रीज को रिच कंट्री में कंसीडर करेंगे। और जिनकी पर कैपिटा इनकम, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 और लेस है, उन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, लो इनकम कंट्रीज कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या, इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है वो किसके बेसिस पे बनती है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। यानी कि एवरेज इनकम हमारा बेस होता है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने का, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को किस बेस पे कंपेयर करें, टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं, उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि उनकी एवरेज इनकम के बेसिस पे। ठीक है, और आपने ये भी देख लिया कि जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनमें भी एवरेज इनकम को ही बेस माना जाता है। ठीक है, इनकम कम इन द कैटेगरी, इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2017 में, क्या पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की, वो थी $1820 पर एनम। लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इनको बीच की, जो इंडिया है उसको बीच की, मिडिल की कंट्री माना गया है, यानी कि लो मिडिल इनकम कंट्री, जिसके अंदर, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, मींस हर पर्सन की एक साल की जो इनकम है वो कितनी थी, $1820। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम थी, इसीलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्रीज में कंसीडर किया गया। ठीक है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। और जिन कंट्री, जो कंट्रीज रिच कंट्रीज की कैटेगरी में इंक्लूड की जाती हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, उन्हीं कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज कंक्लूड करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? इससे आपको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में से डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को अलग करने के लिए हम उनकी एवरेज इनकम लेके चलते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम कंसीडर करते हैं। और पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं वो तो आपको पता चल गया, उस कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पर हेड यानी कि पर रेजिडेंट की एक साल की जितनी भी इनकम होती है पर पर्सन की, वो हमें पता चलती है। ठीक है, और इसी से ही हमें उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? कंट्रीज की डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इसी बेसिस पे बनाई जाती है। अब हम एवरेज इनकम का एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, इसमें हम अलग अलग इनकम भी कंसीडर करेंगे और उनका एवरेज भी फाइंड आउट करके देखेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एवरेज इनकम के बेसिस पे हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में कंट्रीज को डिवाइड करते हैं। देखो, व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल, एवरेज कैलकुलेट करनी जरूरी है, किसी भी कंट्री की इनकम, जो टोटल इनकम होती है उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी जरूरी होती है, लेकिन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। जो एवरेज है, एवरेज इनकम जिस कंट्री की ज्यादा होती है, हम उस कंट्री को डेवलप्ड, पहले हमने बोला कि हम टोटल इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंसीडर करते हैं कि कौन सी डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि टोटल इनकम कैसे, मतलब अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो टोटल इनकम भी ज्यादा होगी, तो यानी कि ये कोई यूजफुल मेजर नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने का। फिर हम लेके चले कि हमें टोटल इनकम नहीं बल्कि एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब हमने एवरेज इनकम तो कैलकुलेट कर ली, एवरेज इनकम के बेसिस पे तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड। जिस कंट्री के अंदर पर पर्सन की इनकम ज्यादा होगी
वो कंट्री डेवलप्ड होगी, और जिस कंट्री के अंदर हर पर्सन यानी कि पर हेड जो इनकम है वो कम होगी तो यानी कि वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। लेकिन इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि एवरेज इनकम भी हमारे लिए यूजफुल मेजर नहीं है। एवरेज इनकम ज्यादा तो होनी चाहिए कंट्री की, उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर करने के लिए, लेकिन जो एवरेज इनकम है ना, उस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होना जरूरी है, तभी वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाती है। सपोज अगर दो कंट्रीज हैं, उनकी एवरेज इनकम सेम है, ठीक है, एवरेज इनकम उनकी सेम आई, तो हम क्या कहेंगे कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है? हम देखेंगे कि उस कंट्री में, हर कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग किया गया है। अगर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यानी कि अगर दो कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है और एक कंट्री में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक कंट्री में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली कौन सी कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी? फर्स्ट वाली कंट्री, जिसकी एवरेज इनकम तो दोनों की सेम है, जिसके अंदर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ एवरेज इनकम ही देखना जरूरी नहीं होता कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंसीडर करने के लिए। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग किया गया है ये भी कंसीडर करना जरूरी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक से आप ये समझोगे कि किस तरीके से एवरेज इनकम सेम होने के बावजूद भी हम क्या क्या और चीजें कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें भी हम देखते हैं, ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। चलो, तो यानी कि जो हमारी मेन थीम है इस टॉपिक की वो यही है कि एवरेज यूजफुल तो होती है कंपैरिजन के लिए, लेकिन एवरेज इनकम जो होती है वो डिस्पैरिटीज को छुपा देती है। डिस्पैरिटीज मींस जिस तरीके से अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इनकम का, तो वो क्या है? वो डिस्पैरिटी ही तो है। अगर इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कंट्रीज के लोगों में, तो वो क्या है? कंट्री के अंदर सारे लोगों में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज डिस्पैरिटी, ठीक है। तो लेकिन अगर हमने एवरेज इनकम निकाल ली, एक कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा है, दूसरी की एवरेज इनकम कम है, तो ये कंट्री डेवलप्ड है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस कंट्री में हमने ये तो नहीं देखा ना कि इस कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग है। इस कंट्री की एवरेज इनकम कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है इनकम का, तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये कंट्री जो हमारी सेकंड कंट्री है जिसकी एवरेज इनकम भले ही कम है, ये ज्यादा डेवलप्ड होगी, ठीक है। तो एवरेज जो है, एवरेज इनकम जो है वो हम कंपेयर करने के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन उससे डिस्पैरिटीज जो है वो छुप जाती हैं, यानी कि जो कंट्रीज के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का वो हाइड हो जाता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी। हमने दो कंट्रीज ले ली ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we have assumed that they have only 5 citizens. हम कंट्री के बहुत सारे सिटीजन्स नहीं कंसीडर कर रहे, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में 5 सिटीजन्स हैं। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा ले रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ टॉपिक समझना है, ठीक है, कि हर कंट्री में 5 सिटीजन्स ईच है। Based on the data given in table 1.2, calculate the average income of both countries. अब हमने इस टेबल के अंदर जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम निकालनी है। एवरेज इनकम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अभी हमने बात करी थी कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम मींस टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें पर हेड की इनकम मिलेगी, मींस पर कैपिटा इनकम, और यू कैन से एवरेज इनकम हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब हम इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। कंपैरिजन, इस टेबल में क्या शो हो रहा है? दो कंट्रीज का कंपैरिजन। देखो कंट्री ए एंड कंट्री बी, हर कंट्री के अंदर 5 मेंबर्स हैं, मींस 5 पर्सन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब मंथली इनकम दी हुई है सिटीजन्स की रुपीज की फॉर्म में। अब देखो कंट्री ए के अंदर हम एवरेज इनकम निकालते हैं। कंट्री ए के अंदर 5 पर्सन की जो मंथली इनकम है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। हम कंट्री ए की एवरेज इनकम निकालते हैं। जो टोटल इनकम, एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम, पहले इनकम का टोटल कर लेंगे। इनकम का टोटल आया हमारा 50,000, ठीक है।
अब हमने किससे डिवाइड करना होता है, टोटल पॉपुलेशन, कितने मेंबर है पॉपुलेशन में, 5, ठीक है, यानी कि एवरेज इनकम कितनी आई ए कंट्री की, 10,000। सेकेंड कंट्री की बात करते हैं, सेकेंड कंट्री के अंदर भी, कंट्री बी में भी जो टोटल इनकम है वो है 50,000। अब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मींस कितनी पॉपुलेशन है, 5 मेंबर्स की पॉपुलेशन है, कितनी आई एवरेज इनकम, 10,000। देखो दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम क्या है, सेम है। अब बात आती है कि हम एवरेज तो लेके चलते हैं कि एवरेज इनकम जिस कंट्री की ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि दो कंट्रीज की एवरेज इनकम ही सेम हो तो आप किसको डेवलप्ड और किसको अंडर डेवलप्ड कहोगे, ऑब्वियसली जिस कंट्री में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी, एंड जो अनदर कंट्री होगी वो अंडर डेवलप्ड। देखो, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस कंट्री में रहना पसंद करोगे तो आप क्या कहोगे, क्या आप कहोगे कि दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम तो सेम है, दोनों ही इक्वली डेवलप्ड हैं तो हम किसी में भी रह लेंगे, ठीक है, आप तो ये सोचोगे। तो क्या आप इक्वली हैप्पी होगे दोनों कंट्रीज में रहने पे, क्या आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड लग रही हैं आपको। देखो, perhaps some of us may like to live in country B if we are assured of being its 5th citizen। देखो, कंट्री बी में क्या है, 4 लोगों की इक्वल इनकम है, एक पर्सन ऐसा है जिसकी बहुत ही एक्सट्रीम हाई इनकम है, 4 लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो इक्वल है और लो इनकम है, लेकिन एक पर्सन जिसकी इनकम एक्सट्रीमली हाई है, यानी कि इनकम का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि आप किस कंट्री में रहना पसंद करोगे तो आप कहोगे कि अगर मुझे कंट्री बी का 5th सिटीजन बनाया जाएगा तो मैं कंट्री बी में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी इनकम सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर पर्सन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। बट इफ इट इज अ लॉटरी, अगर ऐसा हो कि रैंडमली आपसे पूछा जाए, अगर कोई लॉटरी हो दैट डिसाइड अवर सिटीजनशिप नंबर, देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए। अगर कोई लॉटरी हो, यानी कि रैंडमली, अगर आप मतलब रैंडमली निकाला जाए आपका नंबर कि किस कंट्री में आपका नंबर आएगा, तो हम क्या चाहेंगे, अगर हमें डायरेक्टली पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि अगर मुझे कंट्री बी का सिटीजन नंबर 5 बनाया जाएगा तो मैं कंट्री बी में रहना पसंद करूंगा, लेकिन अगर रैंडमली मेरे लिए कोई नंबर निकाला जाएगा तो मैं कहूंगी कि मुझे कंट्री ए में रहना ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि कंट्री ए में आप देख रहे हो इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है उनके बीच में, हर पर्सन के बीच में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट इक्वल है सबकी इनकम। लेकिन कंट्री बी में 4 पर्सन की इनकम बहुत ही कम है और 1 पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकम का कंट्री बी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और ए में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन तो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दोनों की एवरेज इनकम भले ही सेम है, बट फिर भी कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। कंट्री ए में ऐसा है कि सभी लोगों की इनकम जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि ना तो लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं ना ही बहुत ज्यादा रिच है। लेकिन कंट्री बी में क्या देख रहे हो आप कि 4 लोग तो बहुत ज्यादा पुअर हैं और एक बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर, मोस्ट सिटीजन तो पुअर है ना, एक पर्सन है जो कि एक्सट्रीमली रिच है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. तो आप जब कंट्रीज को कंपेयर करने लगो तो आपने सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे ये कंक्लूड नहीं करना कि ये कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा है तो यानी कि ये कंट्री डेवलप्ड है। आपने ये भी कंसीडर करना है, अब आपको समझ आया ना, ये भी देखना जरूरी होता है कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है या नहीं है। देखो, ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी। कंट्री ए के अंदर एवरेज इनकम देखो, ए की भी एवरेज इनकम 10,000 है, ए की भी एवरेज इनकम 10,000 थी, बी की भी एवरेज इनकम 10,000 थी, लेकिन इनकम का देखो, ए कंट्री में
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन बी कंट्री में आप देख पा रहे हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी लोग हैं वो सारे ही चेयर्स पे बैठे हैं, मतलब ना तो कोई बहुत ज्यादा रिच ना बहुत ज्यादा पुअर, सभी इक्वल हैं। लेकिन बी कंट्री में क्या है कि एक पर्सन तो एक्सट्रीमली रिच है जो कि सभी लोगों की चेयर पे एक साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो रिमेनिंग लोग हैं जिनकी हर पर्सन की 500 रुपए इनकम थी, वो पर्सन क्या है, 2 चेयर्स पे 4 लोग बैठे हैं, यानी कि इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पर्सन एक्सट्रीमली रिच है और ये पर्सन जितने भी हैं वो एक्सट्रीमली पुअर हैं, ठीक है। समझ आया? तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कंट्री जो है वो डेवलप्ड है और बी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, भले ही इनकी एवरेज इनकम इक्वल भी थी। सबसे पहले हमने लिया टोटल इनकम, लेकिन हमने कहा कि टोटल इनकम यूजफुल मेजर नहीं है, टोटल की बजाय एवरेज निकालो। जब हमने एवरेज निकाली तो हमने एक नई बात सीखी कि सिर्फ एवरेज ही कंसीडर करना जरूरी नहीं है, मींस सिर्फ एवरेज ही सफिशिएंट नहीं होता, एवरेज के साथ साथ ये भी देखो कि उस कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का, ठीक है। अब आपने देखा ए और बी दोनों की इक्वल इनकम है, लेकिन फिर भी ए को डेवलप्ड कंसीडर किया क्योंकि ए में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो बहुत ज्यादा रिच हो या बहुत ज्यादा पुअर हो। बी में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पर्सन बहुत ज्यादा रिच है और बाकी लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं, यानी कि बी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर डेवलप्ड है। क्लियर? आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वाला टॉपिक, ठीक है। हमारा जो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक से साथ के साथ हर टॉपिक को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, जो एक्स्ट्रा बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको अलग से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।